संभव है कुछ लोग होंगे जिनका मानदेय नहीं मिला हो किन्हीं जनपदों में। प्रयास है कि दीपावली से पूर्व सारे भुगतान हो जाए, बहुत सारी सुविधाएं देना जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था ऐसी सुविधाएं होंगी, और ऐसी योजना है जो हमारे पहले से एनएचएम में कार्यरत कर्मी हैं उनको उसमें वरीयता देते हुए समायोजित कीजिए। जैसे हमारा संगठन एक पहले संवाद स्थापित करने में विश्वास रखता है, और ईपीएफ किसी का समय से जमा नहीं होता था, ईएसआई किसी का समय से जमा नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि एनएचएम कर्मचारियों की जो तमाम समस्याएं उसको लेकर संगठन की तरफ से लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच में देखने को मिला कि मानदेय को लेकर समस्याएं हुई, लेकिन संगठन ने प्रयास किया, जिसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि मानदेय को लेकर जो समस्याएं थी धीरे धीरे कर वो कम होती हुई नजर आ रही है, और इसी के साथ समान कार्य समान वेतन को लेकर भी लगातार लड़ाई जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश उपाध्याय जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे के लिए संगठन क्या कुछ सोच रहा है। योगेश जी, जैसा कि हाल फिलहाल में देखने को मिला कि मानदेय को लेकर तमाम समस्याएं, और अधिकारियों की तरफ से ये कह दिया गया कि पोर्टल की वजह से ये सारी तकनीकी समस्याएं हुई थी, जिस वजह से मानदेय में देरी हुई है। तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, अभी किस तरह से मानदेय आ चुका है और अभी लगभग कितना मानदेय बाकी है? अगस्त माह का 90% से अधिक जनपदों का मानदेय या 100% हो गया है। कुछ ऐसे कर्मचारी जिनका बिल फेल हुआ होगा, तो संभव है कुछ लोग होंगे जिनका मानदेय नहीं मिला हो किन्हीं जनपदों में। बाकी सितंबर माह का भी भुगतान अधिकांश जनपदों में हो गया, धीरे धीरे हो रहा है, आगामी 2-3 दिवसों में हो जाएगा। प्रयास है कि दीपावली से पूर्व सारे भुगतान हो जाए, ऐसा है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी का भी वेतन हो जाए, आशा बहुओं का भी भुगतान हो जाए, और साथ में एनएचएम कर्मी उनका भी भुगतान हो जाए। ऐसा विभाग से हमें आश्वस्त किया गया है, और कार्यशैली से भी दिख रहा है कि पूर्ण हो जाएगा। जी, ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आए, तमाम कर्मचारियों के लिए घोषणाएं की गई, और ऐसे में देखने को मिला कि जो तमाम अन्य राज्य हैं वहां पर समान कार्य का समान वेतन कर्मचारियों के लिए किया गया है, इसके पहले भी किया जा चुका है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो, और 27 का चुनाव भी करीब है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ रणनीतियां बनाई, क्या कुछ सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार देखा जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार, चाहे वो निगम की बात हो, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हों या सफाई कर्मी हों, सबके लिए वेतन की नीति बनाना, स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए पूरा निगम गठन करना, उसमें बहुत सारी सुविधाएं देना जो पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था ऐसी सुविधाएं होंगी। और ऐसी योजना है कि आगे चल के एजेंसी का खात्मा करते हुए सीधे निगम से कर्मचारियों को रखा जाएगा। ये सारी योजनाओं को देखते हुए, साथ में अन्य राज्यों की जो एनएचएम की स्थिति है उसको देखते हुए, भारत सरकार द्वारा लगातार 2012 से कहा गया कि एक हम मिशन मोड पे आए थे स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। अब समय सीमा के बाद वो धीरे धीरे लोग स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में या प्रदेश अपने ऊपर आश्रित करें, जिससे भारत सरकार के ऊपर से जो बोझ धीरे धीरे प्रदेशों पे ट्रांसफ़र हो। लेकिन 2012 से ही भारत सरकार द्वारा कहा गया कि आप पद क्रिएट करिए जनसंख्या के हिसाब से, और अपने यहाँ लोगों की कर्मचारियों की तैनाती कीजिए समय समय पे, और चीज़ें गाइडलाइन देता रहा। 2022 में एक IPHS गाइडलाइन आई, बहुत उसमें था कि कितने पद हो सकते हैं, नए पद। अब जैसे वर्तमान में मैनेजमेंट कैडर हमारा है, वर्तमान में विभाग में कार्यरत है। एक पहले मैनेजमेंट कैडर के कोई जिक्र नहीं हुआ करता था जब पद सृजित नहीं थे, तो अब एनएचएम में आया तो भारत सरकार कह रहा है बार बार इस चीज़ को अपने अडॉप्ट करिए, तो सारे राज्य कर रहे हैं। उस क्रम में उनका कहना है कि जो हमारे पहले से एनएचएम में कार्यरत कर्मी हैं उनको उसमें वरीयता देते हुए समायोजित कीजिए। इस पर काम हुआ है, काफ़ी राज्यों में हुआ है, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, बिहार हो, इन सब में नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और कुछ प्रक्रियाधीन है। उन सब चीज़ों को लेकर लगातार बातें सरकार तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये चीज़ें संज्ञान में लाई गई हैं संगठन द्वारा, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से भी और डायरेक्ट भी, जिस पे उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया है। तो ऐसा हमें विश्वास है कि चुनाव से पूर्व जैसे जिस तरीके से घोषणाएं हो रही हैं, एनएचएम के बारे में भी सरकार चिंता करी। यदि किन्हीं कारणों से नहीं होती तो कर्मचारियों में जो एक आक्रोश है अन्य राज्यों को देख के, अन्य विभागों को देख के, जैसे हमारा संगठन एक पहले संवाद स्थापित करने में विश्वास रखता है, और आगे सफलता ना मिलने पे संगठन आंदोलन की तरफ भी बढ़ता है। ये चीज़ें नहीं होती तो मुझे लगता है कर्मचारी बहुत आक्रोशित होंगे और आंदोलन का रूप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा विश्वास है कि संगठन समन्वय बना के इन सब चीज़ों पे कार्रवाई कराने पे सफल हो पाएगा। जी, योगेश जी, जैसा कि निगम के गठन होने की बात आई, उसके बाद से ही कर्मचारियों में कहीं ना कहीं आशंका रही है। किसी का कहना है कि निगम बेहतर है, किसी का कहना है निगम से कहीं ना कहीं फिर से एक बार कर्मचारी उसी स्थिति में पहुंचेंगे जैसे पहले थे। तो लेकिन इस बीच में यह भी देखने को मिला, EFF हो या ESI हो, इन सारी चीज़ों की भी बात की जा रही है सरकार की तरफ से, तो इससे क्या लाभ हो सकते हैं? बिल्कुल, EPF निगम बनने से कर्मचारियों को एक स्वरूप मिला, एक नीति बन गई, एक प्रकार से दिख रहा है। पहले क्या होता था, कर्मचारियों का जो वेतनमान मिलता था वो जो तय था, एजेंसी उनको खाते में भुगतान कर देती थी, वापस उनसे 2000-4000% के रूप में वापस ले लेती थी।
ईपीएफ किसी का समय से जमा नहीं होता था, ईएसआई किसी का समय से जमा नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि फिर किसी के साथ दुर्घटना होती है, अगर लगातार 3 महीने आपके ईपीएफ ईएसआई नहीं जमा है तो उसका लाभ आपको परिवार को नहीं मिलेगा। ऐसे में अब व्यवस्था हो गई है कि निगम सीधे ही आपके ईपीएफ के खाते में आपका पैसा ट्रांसफर करेगा, जिससे ये होगा नियमित रूप से खाते में पैसा जाएगा तो आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, जिस उद्देश्य से ईपीएफ बनाया गया है, ईएसआई है, उसका लाभ आपके परिवार को आपको इलाज करने में मिलेगा। साथ ही वेतन में जो कटौती की संभावनाएं होती थी वो भी ना के बराबर होंगी, क्योंकि डायरेक्ट आएगा। ना के बराबर क्या, कटौती संभव ही नहीं होगी, सीधे खाते में मिलेगा। और एक न्यूनतम वेतन जो चतुश्रेणी का या हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी जो 12,000 8,000 थी उसको न्यूनतम 20,000 ले जाया गया। निश्चित ही बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे। लेकिन अगर शुरुआत हुई है तो ऐसा उम्मीद भी है कि और अच्छा भी होगा, जिसमें 1-2 बिंदु हैं कि छुट्टियां कैसे हो सकती हैं, छुट्टियों का चर्चा नहीं किया गया उसमें आदेश में, और रेगुलाइजेशन की तरफ कैसे हम ले जा सकते हैं, नियमितीकरण की तरफ। अगर कोई पद विभाग में है और 10 साल से कोई काम कर रहा हो, भले ही एजेंसी से कैसे भी, तो उनको एक तरफ समय सीमा के बाद उनको नियमित किया जाना चाहिए अगर विभाग में पद है। इस पर चिंता सरकार को करनी चाहिए। जैसे बिहार में एक अच्छा मॉडल अपनाया गया है और उसका प्रस्ताव हमें विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया। एनएचएम में भी यदि कोई कर्मी अपने किसी पद पे संविदा पे कार्यरत है तो वो किसी भी पद पे, अगर उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आती है तो वो उस पद पे आवेदन करेगा तो उसे नंबर का छूट मिलेगा, समय सीमा आयु में छूट मिलेगा। ऐसी व्यवस्था बिहार में भी है। उत्तर प्रदेश में मिशन निदेशक के द्वारा बताया गया था कि इसका प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। वो प्रस्ताव कहाँ पे है इसके आगे फॉलोअप करेंगे। यदि ऐसा होता है तो अगर एक किसी भी पद पे कार्यरत कर्मचारी उसके पास कोई शैक्षिक योग्यता है और वो उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती आती है तो उसमें उसे वरीयता मिलने की संभावना होगी, जिससे कि आउटसोर्स या संविदा कर्मी धीरे धीरे नियमितीकरण की तरफ बढ़ेंगे। एक ये छोटा कदम होगा। आगे चल के जो पद बचेंगे तो उनको एक समय सीमा के बाद, जैसे 35 साल की उम्र होती है, हम नियमित नहीं हो सकते हैं, मतलब नियमित पद भर नहीं सकते हैं कोई भर्ती, तो ऐसे में सरकार को उनको नियमित कर देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होती तो और बेहतर होता। जी। हमारे साथ योगेश जी थे, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि 2027 के चुनाव के पहले एक बार फिर से संगठन की तरफ से कोई बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो संगठन है वो संवाद की ओर जाएगा। अगर संवाद के बाद कुछ अच्छा नहीं होता है तो कार्यक्रम भी किए जा सकते हैं और कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं वो एक एक करके जरूर हल की जाएंगी। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ मैं, आप देख रहे हैं टीवी।